वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। यह सेशन है अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम। महेश कुमार बरनवाल जी की किताब पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर 4 है। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि हर वर्ष किसी न किसी परीक्षा में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। अपवाह तंत्र से तात्पर्य क्या है? किसी भी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली से है, अर्थात किसी भी क्षेत्र के जल को कौन कौन सी नदियाँ बहा कर ले जाती हैं। इसी प्रकार जो निश्चित चैनल्स के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को ड्रेनेज कहते हैं और इन्हीं वाहिकाओं के जाल को, मतलब इस चैनल के जितने भी जाल हैं उनको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। किसी भी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ की भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल और बहते हुए जल की मात्रा एवं बहाव की अवधि पर निर्भर करता है। हम देखते हैं कि भारत क्या है, नदियों का देश है। भारत की आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियां यहाँ प्राचीन काल से ही भारत मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही है। हम देखें कि बड़े बड़े जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता हो या फिर गंगा घाटी क्षेत्र में, ये सभी नदियों के किनारे ही हुआ है। तो 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं जिन्हें कि 23 वृहद और 200 लघु स्तरीय नदी द्रोणियों में विभाजित किया जा सकता है। बड़ी नदियों की जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि जल संभर एक प्राकृतिक इकाई है जो कि वर्षा के जल का संग्रहण एवं श्रवण करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भारत की नदियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? 2 प्रकार से किया गया है। एक होता है हिमालय की नदियाँ, ठीक है, हिमालय की नदियाँ, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो ये सतत वाहिनी है क्योंकि यहाँ पे हिमानियाँ होती हैं और वर्ष भर जल रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा के द्वारा ही अपने जल को प्राप्त करती हैं। तो 2 प्रकार से हो गया, एक हो गया हिमालय की नदियाँ और दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय नदियाँ। इन दोनों नदी तंत्रों के बीच में अपवाह लक्षणों तथा जलीय विशेषताओं में महत्वपूर्ण अंश पाया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं हिमालय की नदियाँ। हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, तो ये हमको याद होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी कि मानसरोवर झील है कहाँ पे? तिब्बत के पास, पूर्व तिब्बत के मानसरोवर झील के पास निकलने वाली सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र नदियाँ टेथिस भूसनदी में गिरती थी। और हम अभी पढ़े थे पिछले बार कि यूरेशियन प्लेट था और इंडियन प्लेट था, ठीक है, ये इसकी ओर बढ़ रहा था। यहाँ पे टेथिस सागर था, यहीं पे क्या होता है, ये ऊपर की ओर बढ़ता है और हिमालय का निर्माण करता है। तो टेथिस भूसनदी में नदियाँ क्या कर रही, पानी ले जा के अपनी नदियाँ यहाँ पे पानी ले जा के गिरा रही थी। अब देखिए, बहुत हिमालय की नदियों के जो बेसिन है वो बहुत बड़े हैं एवं उनके जल ग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। उदाहरण के लिए गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर का है। चूंकि हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदियों, हिमालय के उत्थान से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली के उदाहरण है एवं हिमालय के उत्थान के क्रम में निरंतर अपर्दन का कार्य करती है। चूंकि हिमालय की नदियां क्या है, पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है और हिमालय के उत्थान के क्रम में निरंतर अपर्दन का कार्य करती हैं, अतः इनके द्वारा महाखंडों या गॉर्ज का निर्माण हुआ है। ये नदियां अभी भी युवा अवस्था में और निरंतर अपर्दन के कार्य में लगी हुई हैं। हिमालय की नदियों में वर्ष भर जल रहता है क्योंकि वर्षा जल के अतिरिक्त हिम के पिघलने से भी इन्हें जल की आपूर्ति होती है। इसलिए क्या कहते हैं, इसे सदा नीरा कहते हैं। मैदानी क्षेत्र वर्ष भर नौकायन के लिए उपयुक्त होता है और ये नदियों की पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ जलोढ़ अवसादों का निक्षेपण करती है। मैदानी भागों में ढाल की न्यूनता के कारण ये विसर्पों का निर्माण करती हैं एवं प्रायः अपना मार्ग भी बदल लेती हैं। इनमें सिंचाई की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हिमालय की नदियां कहाँ से निकलती हैं? हिमानियों से। वर्ष भर इसमें जल की मात्रा क्यों रहती है? क्योंकि इसमें हिम नद जो है वो वहां से जल की आपूर्ति होती है, इसलिए इसे सदा नीरा कहा जाता है। तो ये बहुत ही तेजी से बहने वाली नदियां हैं और निरंतर अपर्दन का कार्य करती हैं, इसलिए इससे महाखंडों और गॉर्ज का निर्माण होता है। वर्ष भर इसमें जल है और नौकायन के लिए भी उपयुक्त होती हैं और जब ये बहती हैं तो अपने साथ अवसादों को लेकर के चलती हैं, तो जलोढ़ अवसादों का निक्षेपण करती हैं। जहाँ भी ढाल में कमी होगी तो वहाँ विसर्पों का निर्माण होगा और अपने मार्ग भी बदल देती हैं। तो हिमालय की नदियों को हम देखते हैं तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, सिंधु नदी का तंत्र, गंगा नदी का तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। 3 भागों में हम इसको बांटते हैं। अब आते हैं भूगर्भ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ इन तीनों नदी तंत्रों का विकास एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ। इसे शिवालिक अथवा हिंद ब्रह्म नदी भी कहा जाता है। ये तीनों का क्या कह रहा है कि शिवालिक अथवा हिंद ब्रह्म नदी होता है। इन नदी तंत्रों का यहाँ से निर्माण हुआ है। यह नदी असम से पंजाब तक बहती थी। कोई एक नदी थी, बता रहा है कि ये असम से लेकर के पंजाब तक बहती थी और इसे ब्रह्म
हिंद ब्रह्म नदी या फिर शिवालिक कहाँ है? प्लीस्टोसीन काल में जबकि पोटवार पठार का उत्थान हुआ तो ये नदी छिन्न भिन्न हो गई और छिन्न भिन्न होने के कारण 3 नदी तंत्रों में ये बढ़ गई। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम सिंधु नदी तंत्र। इसके अंतर्गत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झे चे रा व्यास। ठीक है, इसके अंतर्गत पंचनद है और सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखरचू जो है ग्लेशियर, वहां से ये निकलती है। बोखरचू याद रखना है। कैलाश चोटी के दूसरी ओर से सिंगी, खम्बान तथा दक्षिण की ओर से गर्तंगचू नदियां इसमें आकर के मिलती हैं और यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक विपरीत दिशा में बहती है और यह 2880 किलोमीटर लंबी है। विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है तथा इसका संग्रहण क्षेत्र 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें क्या क्या याद रखने वाली बात है, इसमें यह है, एक तो झे चे रा व्यास, 5 नदियों के नाम। उसके बाद मानसरोवर झील के निकट किस ग्लेशियर से निकलती है, तो ये बोखर। तो देखिए इसमें चिनाब है ना, चिनाब सिंधु नदी तंत्र है ना, तो सिंधु क्या है, ये सिंधु बोखरचू। अब इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, ग्लेशियर जो है बोखरचू है और ये है नदी सिंधु है। कैलाश चोटी की दूसरी ओर से सिंगी खम्बान और दक्षिण की ओर से गर्तंगचू नदियां आकर इससे मिलती हैं और यह नदी ब्रह्मपुत्र के ठीक विपरीत बह रही है। 2880 किलोमीटर लंबी है, विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर ये है इसका क्षेत्र। और भारत पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत सिंधु और उसकी सहायक नदियों झेलम और चिनाब के केवल 20% जल का ही उपयोग कर सकता है। सिंधु जल समझौता हुआ था, सबको पता है, 1960 में, और इसके अंतर्गत भारत जो है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब के केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है, जबकि सतलज और रावी के 80% जल के उपयोग का अधिकार इस समझौते में भारत को दिया है। प्रीलिम्स में आया हुआ प्रश्न है कि कौन कौन सी नदियों का कितना परसेंट प्रयोग। तो देखिए 20% जल का उपयोग भारत कर सकता है झेलम और चिनाब के, जबकि सतलज और रावी के 80% जल का उपयोग इस समझौते में भारत को ना रास से याद रखेंगे कि हमको ना, जब तक हमने ट्रीटी नहीं कर ली तब तक हमें रास नहीं आया। तो रावी और सतलज और झे चे जो है झेलम और चिनाब जो है वो पाकिस्तान उसका ज्यादा उपयोग करता है। इस समझौते में भारत को ऐसा बांट के दिया गया है। तो सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में देखेंगे पंचनद है, जिसमें कि सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम सबसे प्रमुख है। ये पांचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिठानकोट, ये भी प्रश्न में आता है कि कहाँ पे मिलती है। मिठानकोट के पास जास्कर, शिगार और गिलगिट जो है बाईं तरफ से मिलने वाली अन्य नदियों में प्रमुख है। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में श्योक है, काबुल है, कुर्रम है, गोमल है। काबुल और उसकी सहायक नदियां अटक यानी कि पंजाब प्रांत पाकिस्तान के पास सिंधु से मिलती है और सिंधु इसी स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। देखिए जब तक इसको मैप से नहीं पढ़ेंगे ये सिर्फ पढ़ने जैसा ही लगेगा, जब इसको मैप से एक बार देख लेंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं मैप में। हमने पढ़ा मानसरोवर झील, ठीक, मानसरोवर से इधर निकल रही है ब्रह्मपुत्र, जो कि ये हेयर पिन यहाँ बना करके यांग्याप धर्रा से यहाँ घुसती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र फिर इधर चली जाती है। यहीं से देखिए जो हमने अभी पढ़ा सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी का देखिए यहाँ पे उद्गम हो रहा है और अब यहाँ पे बाएं तरफ से मिलने वाली नदी, दाएं तरफ से मिलने वाली नदी, ये हम लोगों ने देखा। तो देखिए ये हो गया झेलम है, ये चिनाब है, ये रावी है, ये व्यास है, ये सतलुज है, झे चे रा व्यास है, ठीक है, ये पंचनद है 5। दाएं तरफ से मिलने वाला देखिए श्योक था, कुर्रम था, काबुल था, क्या क्या है अभी हम लोगों ने पढ़ा है राइट साइड से। अभी हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि अब वुलर लेक से कौन निकलता है, चिनाब कहाँ से निकलती है, व्यास, सतलुज, इन लोग का कहाँ से उद्गम होता है, ये सब मिलकर के सिंधु नदी बनाती है और ये जा रहा है पाकिस्तान में, ठीक है, उधर पाकिस्तान में चला जाएगा। तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, सॉरी। तो सिंधु नदी तंत्र में एक तो हम लोग 1960 में हुआ समझौता पढ़ा, कितना परसेंट कौन सा उपयोग करेगा, फिर पंचनद के बारे में पढ़ा और फिर ये मिठानकोट के पास मिलती है ये पढ़ा। बोखरचू से याद रखिएगा, सिंधु नदी बोखरचू से वो निकलती है ग्लेशियर से, ग्लेशियर का नाम बोखरचू है। मिठानकोट के पास ये लोग सब मिल जाते हैं
और राइट साइड से मिलने वाली नदियाँ और लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से हमने देखा था कि जास्कर, शिगार और गिलगित मिलती है, और राइट साइड से देखेंगे तो श्योक, काबुल, गुर्रम और गोमल मिलती हैं। और फिर काबुल और उसकी सहायक नदियाँ अटक यानी कि पंजाब प्रांत पाकिस्तान के पास सिंधु में मिल जाती है। सिंधु नदी इसी स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। अब हम पढ़ेंगे झेलम यानी कि वितस्ता। वितस्ता इसका नाम है झेलम का। यह सिंधु की सहायक नदी है जो कि कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल की पदस्थली वेरी नाग झरने से निकलकर, वैसे कभी आया नहीं है, मतलब इतना डिटेल नहीं पूछता है कहाँ से निकलती है, फिर भी वह से वितास्ता है, वह से वेरी नाग है। वेरी नाग, कभी कंफ्यूजन हो टिक मारने के लिए, तो वेरी नाग झरने से निकलती है और 212 किलोमीटर की लंबाई ये बहती है। तो याद रखने वाली चीज ये है कि झेलम, झेलम का नाम है वितास्ता, ये सिंधु की सहायक नदी है, निकलती है पीर पंजाल पर्वत से, पीर पंजाल से। पीर पंजाल, देखिए ज को पीर पंजाल, ज झ थोड़ा सा सिमिलर है, ज झ, और वेरी नाग, वितास्ता और वह, तो टिक मारने के लिए याद करना है अगर तो थोड़ा सा देख सकते हैं। और ये वुलर झील में मिल जाती है। तो श्रीनगर इसी नदी के तट पर स्थित है और यह पुनः आगे बढ़कर मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाक की सीमा लगभग समांतर प्रभावित होती है। तो वह से ही वुलर झील है, वह से ही वितास्ता है और वह से ही वेरीनाग है। तो वेरीनाग झरने से निकल रही है, वुलर झील में मिल जा रही है, वितास्ता इस नदी का नाम है, पीर पंजाल में ज को झ से, तो इसमें कभी कोई गलती नहीं होगी। कश्मीर घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी का नौकागम्य क्षेत्र है। जो भी नौका यान वहाँ होता है, लोग पर्यटक इसका आनंद लेते हैं, और झेलम नदी में होता है। इससे कश्मीर में आवागमन एवं व्यापार में बड़ी सहायता मिलती है। श्रीनगर में इस पर शिकारा और बजरे अधिक चलाए जाते हैं। नावों में फल, सब्जियां, फूलों की खेती होती है। झेलम और रावी पाकिस्तान के जंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। तो ये जाकर के कहाँ मिल जाती है? चिनाब। इसकी सहायक नदी किशन गंगा है, किशन गंगा, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। नीलम और झेलम की संयुक्त धारा को पाकिस्तान में नीलम झेलम के नाम से भी जाना जाता है। तो नीलम झेलम याद रखना है, ऐसी बोलने में भी राइम्स जैसा लग रहा है, नीलम झेलम, नीलम झेलम। और किशन गंगा, किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। तो बाद में कंफ्यूजन ना हो, सबसे ऊपर देखिए झेलम था, झे चे रा व्यास हमने पढ़ा है, और झेलम में किशन गंगा इसकी क्या है? सहायक नदी है, और नीलम झेलम के नाम से पाकिस्तान में जाना जाता है। चिनाब देखिए, यह सिंधु की विशालतम सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। च से चंद्रभागा, च से चिनाब, व से वितास्ता, व से वुलर और व से वेरीनाग। तो हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा कहते हैं, चिनाब को। यह नदी लाहौल में बड़ा लाचला दर्रे, बड़ा लाचला के दोनों ओर से चंद्र और भागा नाम की दो नदियों, बड़ा लाचला दर्रा हमने पढ़ा था कि बहुत बड़ा है, बड़ा लाचला, ठीक है। इसमें किस से किसको मिलाता है बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि 12 लाचला दर्रा जो है वो किस से किसको मिलाता है, ठीक है। तो याद होगा कि हमें पुरानी बातें याद है कि नहीं है। चंद्रा और भागा नाम की दो नदियों के रूप में निकलती हैं और ये दोनों नदियां मिलकर चिनाब कहलाती हैं। ये नदियां हिमाच्छादित पर्वतों से निकलती हैं। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र 26,755 है। इतना याद नहीं होगा, याद क्या होगा? चिनाब, चिनाब को अस्कनी कहा जाता है, और यह च से चिनाब, च से चंद्रभागा, इसी का नाम है। च से बड़ा लाचा में भी च है, ठीक है, बड़ा लाचा, तो बड़ा लाचा इसे भी च है। चंद्रा और भागा दो नदियों, तो इतना याद रखना है। रावी आई है, रावी परुषणी या इरावती, यह नदी पंजाब की 5 नदियों में से सबसे छोटी नदी है और इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप हुआ है। र से रोहतांग, र से रावी, कितना देखिए आसान है, ठीक है। रावी है परुषणी इरावती, इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के समीप है और इसी के निकट व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है। व्यास, अब देखिए रावी है, रावी, र से रावी है, र से रोहतांग दर्रा, र से रावी, र से रोहतांग दर्रा। उसके बाद रावी का व है, व से व्यास कुंड है, व्यास कुंड है, व्यास नदी भी यहाँ से निकलती है और यह पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट चिनाब में मिल जाती है। लंबाई और ये क्षेत्रफल इतना याद नहीं होगा, कभी याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। व्यास, अब देखते हैं विपाशा, व से व्यास, व से विपाशा, यह सतलुज की सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से होता है। तो वह से व्यास है और व्यास कुंड से ही इसका उद्गम हो रहा है। रावी का हमने देखा, र से रावी है और र से रोहतांग दर्रे के समीप इसका उद्गम होता है। व्यास कुंड से व्यास नदी भी निकलती है, तो व्यास कुंड से ही हो रहा है, इसका भी व्यास कुंड से हो रहा है। कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पे ये सिंधु नदी से मिल जाती है। सतलज देखिए, स से सतलज, स से शतुद्री, और यह चिनाब की सहायक नदी है। मानसरोवर झील के निकट राकस लेक
राकस, सतलज, सतलज और राकस, राकस लेक यहाँ से ये निकलती है राकस ताल से। और शिपकिला दर्रा, शिपकिला, सतलज और शिपकिला कोरिलेट करिए, श, ठीक है, श, शिपकिला और सतलज, तो यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। और स्पीति नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। यह एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो कि हिमालय तीनों श्रेणियों को अपर्दित करके प्रवाहित होती है। भाखड़ा नागल बांध जो है हम देखते हैं सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत तिब्बत मार्ग सतलज घाटी से गुजरता है, जिसे भारत की कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है और 28,090 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। इसमें बड़ा छोटा याद रख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा। सबसे छोटी नदी रावी हमने देखा था कि 5 नदियों में सबसे छोटी रावी है। और सतलज देखिए, सतलज तो बहुत आगे तक जाती है और ये भाखड़ा नागल बांध जो है यहाँ पे इसमें बना हुआ है। इससे ज़्यादा इसमें याद करने वाली बात नहीं है। कभी कभी उद्गम कहाँ से हुआ है ये पूछ लेता है, तो उद्गम में जैसे कि अराकस लेक से कौन हुआ है, वूलर झील में कौन जाके मिल जा रही है, ठीक है, वेरी नाग, ये सब याद रखना है हमको, ठीक है। गंगा नदी तंत्र आते हैं। वास्तव में गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है। तो देखें तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर क्या बनाती है, गंगा नदी तंत्र, और दोनों कहाँ पे, देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। तो गंगा नदी का मुख्य स्रोत उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद है, गंगोत्री से निकलती है। यह हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है और इसमें दाहिनी ओर से यमुना, प्रयाग, इलाहाबाद के निकट मिल जाती है। दक्षिणी पठार से आकर गंगा में मिलने वाली नदी कौन है, सोन है। आगे दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से जल ग्रहण करके इसमें आके मिल जाती है। पुनपुन और टोंस जैसी छोटी नदियां भी दाहिनी ओर से इसमें मिल जाती है। गंगा के बाएं तट पे मिलने वाली नदियों को देख लीजिए, इसका पूरा क्रम याद रखना होता है हमें। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती और महानंदा। 3-4 बार पढ़ने से ये याद हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती और महानंदा। फरक्का के बाद गंगा नदी जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जैसी प्रवेश करेगी इसका नाम पद्मा हो जाता है, पद्मा हो जाता है जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ से गंगा कई धाराओं में बटकर डेल्टाई मैदान क्षेत्र दक्षिण की ओर बहती हुई समुद्र मिल जाती है और इसी हिस्से में यह भागीरथी हुगली के नाम से जानी जाती है। पावना से पूर्व गोलुंडो के पास ब्रह्मपुत्र जो कि यहाँ जमुना के नाम से पहचानी जाती है, पद्मा में मिलती है और उनकी संयुक्त धारा पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। चांदपुरा के पास मेघना इससे आकर के मिलती है और इसके पश्चात मेघना नाम से ही जल वितरिकाओं में ये बढ़ जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व के सबसे बड़े डेल्टा माना जाता है, जिसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के बीच में है, ठीक है। तो पद्मा, पद्मा किसे कह रहे हैं हम, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा कहलाती है और भागीरथी हुगली का डेल्टा वहां पे बनता है। और संयुक्त धारा इसकी जो पद्मा के साथ मिलती है वो चांदपुरा के पास मेघना इससे आके मिलती है, मेघना नाम से ही बढ़ जाती है। तो हुगली और मेघना नदियों के बीच में अगर मोस्टली देखा जाए कि डेल्टा किसके बीच में है तो हुगली और मेघना नदियों के बीच में ये डेल्टा है। और डेल्टा का समुद्री भाग घने वनों से ढका है। सुंदरी वृक्ष की अधिकता होने के कारण सुंदर वन कहलाता है। हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी मतलब की ट्रेचरस रिवर कहते हैं और इसी तट पर कोलकाता बंदरगाह है, इसे पूर्व का लंदन कहते हैं। तो कभी आ गया कि पूर्व का लंदन कौन है, तो कोलकाता है। और यहाँ पे नदी कौन सी है, हुगली नदी है और सुंदरी वृक्ष है, सुंदरी। अब देखिए रामगंगा, ठीक है। रामगंगा को हम देखेंगे, यह नदी गैरसैंण के निकट कुमायूं हिमालय में स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और इस नदी का उद्गम स्थल एक हिमनद है, इसलिए इस नदी में वर्षा ऋतु एवं शुष्क ऋतु में पानी की मात्रा बहुत अधिक अंतर मिलता है। शिवालिक को पार करने के बाद यह नदी अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। याद क्या करना है, रामगंगा। रामगंगा गंगा नदी की सहायक नदी है जो कि गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है। पहली बात तो ये होगी गढ़वाल, दूसरा ये है कि ये कन्नौज के निकट मिल जाती है गंगा नदी में, ठीक है। बस इतना ही महत्वपूर्ण है, ज्यादा नहीं। सरयू नदी या फिर शारदा नदी, यह नेपाल हिमालय में स्थित मिलाम हिमनद, मिलाम, शारदा, मिलाम से गोरी गंगा नाम से निकलती है। देखिए इसका नाम गोरी गंगा भी है, जो कि भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी जिले में यह घाघरा नदी से मिल जाती है, तो इसे चौक, देखिए बहुत सारा नाम नहीं याद रख सकते। इम्पोर्टेंट चीज यही है कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है और वो कहाँ पे मिल रही है। तो हमने रामगंगा पढ़ा, रामगंगा पढ़ा, फिर शारदा पढ़ रहे हैं,
काली नदी के नाम से जानी जाती है। गंडक देखिए धौलागिरी व एवरेस्ट पर्वत के मध्य नेपाल हिमालय से निकलती है और नेपाल के मध्य भाग का जलवाह कहलाती है। बिहार के चंपारण जिले में गंगा नदी के मैदान में प्रवेश करती है। सोनपुर में ये गंगा में मिल जाती है। सोनपुर का मेला लगता है जो, यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है और इसकी कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। कोसी देखिए, कोसी तो बहुत खतरनाक है ना। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बाढ़ जो भी वहां पे आती है मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण ये काफी घातक है। तो यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है, जो कि एक पूर्ववर्ती नदी है और 7 नदियों से मिलकर बनती है। इसकी मुख्य धारा जो है वो अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है और नेपाल के मध्य हिमालय को पार करते हुए ये पश्चिम की ओर सुनकोसी और पूर्व की ओर तमुर कोसी में आगे मिल जाती है। इतना नहीं याद रखना, बस कोसी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये बिहार का शुभ कहलाती है मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण। महानंदा देखिए, यह नदी पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, वहां पे सिलीगुड़ी के पास, और यह भारत में गंगा के बाएं एवं उत्तरी तट की अंतिम सहायक नदी है और इसे ब्रह्मदेव के निकट प्रसिद्ध नहर निकाली गई है। अब देखिए केन कर्णवती नदी, यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और बांदा के निकट यमुना में मिल जाती है। बस नाम याद रखना है केन। सोन नदी देखिए, सोन नदी भी इसी की सहायक नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, पता है, ये जो है पश्चिम पटना के पास जाकर के ये मिलती है। गंगा नदी के दाहिने तट से मिलने वाली नदी है। एक बार प्रीलिम्स में आया था कि गंगा नदी मतलब ये पटना में जो सोन नदी मिलती है तो किस तरफ से, दाहिने तट पर मिलने वाली ये सहायक नदी है। यह नदी पठार से जलप्रपातों के एक क्रम के रूप में निकलती है तथा कैमूर श्रेणी में जाकर के मिल जाती है, जो इसकी धारा को उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मोड़ देती है। इसके रेत में सोने के कण, ये इंपॉर्टेंट है, सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। 780 किलोमीटर लंबी है और इसके अपवाह तंत्र 54,000 वर्ग किलोमीटर है। कनहर, रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अब देखिए दामोदर नदी, यह पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है, जो कि झारखंड के छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भाग से निकलकर आसनसोल के समीप पश्चिम बंगाल के डेल्टा मैदान में प्रवेश करती है। अंत में ये रूपनारायण नदी के जल को ग्रहण करती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। तो दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि अचानक बाढ़ आ जाती है और बराकर, जमुनिया और बरकी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसमें कोयला और अभ्रक मिलता है, ठीक। यमुना नदी, यह गंगा की सबसे लंबी एवं सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, जो कि बंदर पूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और यह गंगा के समानांतर प्रवाहित होते हुए प्रयाग, इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है और हिमालय पर्वत में उत्तर की ओर मंसूरी श्रेणी के पीछे इसमें टोंस नदी आकर मिलती है। इसके बाद यह लघु हिमालय की पहाड़ियों को काटकर आगे बढ़ जाती है, जहाँ की पश्चिम की ओर इसमें गिरी और पूर्व की ओर आसन नदियां आकर के मिलती हैं। इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस आदि नदियां भी आकर के मिलती हैं और ये सभी अरावली श्रेणी यानी कि राजस्थान, विंध्य श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के मालवा पठार से उद्गमित होती हैं। कौन कौन? चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोंस। यमुना नदी की लंबाई 1370 किलोमीटर है और इसके अपवाह क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो एक रीडिंग बस करना है, इसमें एक रीडिंग करने से काफी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी और फिर डायग्राम में देख लेना है मैप में। चंबल नदी देखिए मध्य प्रदेश के महू के समीप स्थित मालवा पठार से निकलती है और राजस्थान के कोटा तक ये गौर्ज में होकर के बहती है। बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर से होते हुए अंत में इटावा के समय भी यमुना मिल जाती है। यह अपनी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है और उत्खात भूमि को यहाँ का बीहड़ कहा जाता है। तो चंबल में जो कि चंबल के डाकू देखिए काफी फेमस है क्योंकि उनको बीहड़ क्षेत्र मिला था और वो वहीं से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। तो पौराणिक नाम अगर इसका कभी पूछता है तो चंबल नदी का च से चंबल है, च से चरमवती, बनास, मेज, पार्वती, काली, सिंध व शिप्रा इसकी सहायक नदी है। तो ये हो गया हमारा कौन? गंगा नदी तंत्र। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है और इसका जल विसर्जन कुल आयतन की दृष्टि से विश्व की 4 बड़ी नदियों में शामिल है। इसका अपवाह तंत्र तिब्बत, भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है, जिसका 5,80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये सबसे बड़ा है, सबसे लंबी नदियों में से एक है ये। और इसका अपवाह क्षेत्र आप देखेंगे तो 3,40,000 वर्ग किलोमीटर है और यह कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से निकलता है। आंगसी, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि आंगसी ग्लेशियर जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण है। जैसे वहाँ गंगोत्री था वैसे यहाँ पे आंगसी ग्लेशियर है। मानसरोवर झील के मरियन ला दर्रे द्वारा पृथक होती है। ब्रह्मपुत्र का अधिकतर भाग तिब्बत में ही है। यहाँ सांगपो जो हम लोग पढ़ते हैं ना, सांगपो यहाँ का लोकल नाम है जो कि तिब्बत में है, जिसका अर्थ क्या होता है? शुद्ध करने वाला। और यहाँ समुद्र तल से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर भी नाव चलती है।
तो विश्व की हम देखते हैं कि सबसे आश्चर्यजनक नौकागम्य जलमार्गों में से एक है। नामचा बरवा पर्वत के पूर्वी किनारे के सहारे यह एक तीखा मोड़ लेते हुए, हेयर पिन मोड़ लेते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा मुड़ जाती है और 5500 मीटर गहरा कैनियन बनाती है। अरुणाचल प्रदेश में यह दिहांग कहलाती है। पासी घाट के निकट सादिया के पास दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित के मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रह्मपुत्र पड़ गया। तो कहाँ से देखिए, नामचा बरवा पर्वत के पूर्वी किनारे से अंदर घुस रही है। पासी घाट के निकट दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित के मिलने से इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा है। और इसके बाद यह असम घाटी में प्रवेश करती है, जहाँ पे कई सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। इसकी जो सहायक नदियां इंपॉर्टेंट हैं, सुबनसिरी, जिया भरेली, धनश्री, पुथुमारी, पगलादिया और मानस। यह धुबरी शहर तक पश्चिम की ओर बढ़ती है और तत्पश्चात गारो पहाड़ी दक्षिण की ओर मुड़कर गोलपारा के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसका नाम आगे हो जाता है जमुना। तो वहाँ पद्मा था गंगा वाले में और यहाँ जमुना है ब्रह्मपुत्र वाले में। यहाँ ब्रह्मपुत्र में तीस्ता आदि नदियां मिलकर के पद्मा यानी कि गंगा मिल जाती है और मेघना की मुख्य धारा बराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। इसकी मुख्य सहायक नदियां देखिए, माकू, तरंग, तुईवई, जीरी, सोनाई, रुकनी, काटाखल, धलेश्वरी, लालचिनी, मदुआ, जटिंगा। बराक नदी की है, ये मणिपुर से निकल रही है। तो बराक नदी बांग्लादेश में तब तक बहती रहती है जब तक कि भैरव बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र नदी इसमें विलय नहीं हो जाता। अब ये असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें कि कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं और इसमें विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है माजुली, बहुत इंपॉर्टेंट है, माजुली नदी द्वीप। तो माजुली नदी द्वीप शामिल है। यह द्वीप संकटग्रस्त स्थिति में है और इसे संरक्षित करने के लिए विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया है। 2016 में इसे द्वीपीय जिला घोषित किया गया था। माजुली इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की ओर। प्रायद्वीपीय नदियां चौड़ी, लगभग संतुलित और उथली घाटियां से होकर के बहती हैं और बड़ी मैदानों की अपेक्षा यहाँ क्या है, नदियाँ छोटी और कम संख्या में है। क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए नदियों में ग्रीष्म ऋतु में जल की मात्रा कम रहती है। ये नदियाँ हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी है एवं प्रायः प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, इसलिए नदियों की ढाल प्रवणता अत्यंत मंद है। सिर्फ वही हिस्से इसके अपवाद हैं जहाँ पे नया भ्रंशन हुआ है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती है क्योंकि इनका मुख्य जल विभाजक पश्चिमी घाट है। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा और ताप्ती ही सामान्य बहाव की दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती है, इसलिए इन दोनों नदियों की घाटी में जलोढ़ और डेल्टाई निक्षेपों की कमी होती है। तो केवल देखिए वर्षा के जल पे ही निर्भर होती है, मौसमी होती है, यहाँ पे वर्ष भर आपको पानी नहीं मिलेगा। तो हम हिमालय की नदियों में देखिए कि वर्ष भर पानी था, जबकि यहाँ पे नहीं है। इन नदियों का मार्ग सीधा होता है, सामान्यतः रैखिक होता है। चूंकि जलोढ़ निक्षेपों की इनमें सामान्यतः कमी पाई जाती है, अतः विसर्पण की क्रिया इसमें प्रभावी नहीं है। दो भाग में विभक्त होता है, एक होता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और एक है अरब सागर में गिरने वाली। दो हैं, एक बंगाल की खाड़ी में कौन कौन गिर रहा है और एक है अरब सागर में कौन कौन गिर रहा है। ठीक है, दो। तो बंगाल की खाड़ी में देखते हैं, स्वर्ण रेखा नदी है सबसे पहले। तो यह रांची के दक्षिण पश्चिम पठार से निकलती है और जमशेदपुर से होकर के गुजरती है। बालासोर के निकट बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसका अपवाह बेसिन है। स्वर्ण रेखा इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर के पठार के निकट रांची के दक्षिण पश्चिम हिस्से से निकलती है। कोयल और शंख इसकी सहायक नदियां। कोयल और शंख आता है ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी कोयल और शंख। महानदी हमारे यहाँ है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा क्षेत्र के समीप अमरकंटक पठार से निकलकर ये पूर्व और दक्षिण पूर्व की प्रवाहित होती है। शिवनाथ, हसदेव, मांड और डोब नदियां उत्तर की ओर इसमें आके मिलती हैं। जोंक और तेल दक्षिण की ओर से मिलती है और 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। हीराकुंड, टिकरापारा बांध इस नदी पर प्रमुख है। बहुउद्देशीय परियोजना है। गोदावरी नदी देखिए, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण का गंगा, कई बार आता है दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण का गंगा ये विवादित प्रश्न है। कभी गोदावरी लेता है, कभी कावेरी लेता है। तो इसमें जैसा प्रश्न में ऑप्शन है उसके हिसाब से टिक मारना होगा। इसका जल प्रवाह भी देख रहे हैं, 3 लाख वर्ग किलोमीटर है आसपास। 44% भाग महाराष्ट्र और 23% भाग आंध्र प्रदेश और 20% भाग MP में पड़ता है। गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कौन कौन से स्टेट में हम देख लिए, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा। तो पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती और मंजीरा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। हैदराबाद के पास कौन मिल रहा है, मंजीरा नदी आके मिल रही है हैदराबाद के पास। अनेक जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण यहाँ किया गया है। कृष्णा नदी देखिए, ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा, गोदावरी के बाद कृष्णा है। पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है और 1400 किलोमीटर की लंबाई प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग
2.5 लाख के आसपास है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है। इसकी सहायक नदी, कई बार प्रश्न पूछा गया कृष्णा नदी की, तो कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी। अभी ये याद नहीं हो रहा है, एक और क्लास करेंगे इसके बाद मैप वाला, ठीक है। तो उसमें मैप से पूरा हमको याद हो जाएगा कि हमारा ब्रह्मपुत्र वाला कौन सा था, सिंधु वाला कौन सा था, गंगा वाला कौन सा था और प्रायद्वीपीय नदियों का। तो ये पूरा एक मैप करेंगे और उससे सारा चीज़ याद हो जाएगा। तो अभी सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि रीडिंग करने कोई चीज़ छूट ना जाए। तो कृष्णा नदी में देखिए सहायक नदी कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और तुंगभद्रा की सहायक नदी है हगरी, इसको वेदावती के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी देखिए, कावेरी जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलता है, मैसूर पठार के दक्षिणी भाग में है, ये कर्नाटक के कोडागु जिले में। क से कर्नाटक, क से कोडागु और क से कावेरी। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कावेरी ब्रह्मगिरी, ये दोनों में री है, गिरी, कावेरी ब्रह्मगिरी। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से कौन था, कृष्णा, कृष्णा भगवान महान है, महाबलेश्वर महान बलशाली है, तो महाबलेश्वर। गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर की गोद से कौन निकल रहा है, गोदावरी, वहाँ पे शिवलिंग है, त्र्यंबकेश्वर महादेव, ठीक। तो कावेरी हम लोग देख लिए, कावेरी में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पड़ता है। क से कर्नाटक, क से कोडागु, क से कावेरी, ब्रह्मगिरी। कर्नाटक, तमिलनाडु से ये प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरता है। तो इसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु है। सहायक नदी हेमावती, लोकापावनी, सिमसा, अर्कवती। लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती और यह शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट है शिव समुद्रम। उत्तर में कोलेरू और दक्षिण में कावेरी में बढ़ जाता है। दक्षिण भारत की गंगा की उपमा इसे प्रदान की गई है। तो इसमें देखिए इसको दक्षिण भारत की गंगा कहे जाते हैं ना। अभी हमने देखा था गोदावरी नदी को हमने कहा था दक्षिण की गंगा। अब इसमें देखिए डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस को याद रखेंगे। इसे कहा गया है दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, मतलब कि दक्षिण भारत मतलब ये वाला पोर्शन इंडिया का, ठीक है, इंडिया का ये वाला पोर्शन दक्षिण भारत हो गया। और दक्षिण की गंगा कहेंगे गोदावरी, जो कि बड़ी है, सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण की गंगा जब कहेंगे तो ये हो जाएगा गोदावरी, और जब दक्षिण भारत की गंगा कहेंगे तो ये हो जाएगा कावेरी। शब्दों में डिफरेंस है, लेकिन जब भी घटना चक्र क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से क्वेश्चन आया हुआ है और दक्षिण की गंगा के भी नाम से आया हुआ है। तो दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी मान रहे हैं कावेरी को, और इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा की उपमा प्रदान की गई है। इसके अपवास क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी एक ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। मैसूर से 20 किलोमीटर दूर इस नदी पर कृष्णा सागर जलाशय बनाया गया है। यह नदी श्रीरंगपट्टनम व शिव समुद्रम द्वीप से होकर के बहती है और इसी नदी पर हॉगेनकल जलप्रपात स्थित है। तो देखिए कावेरी नदी पढ़ रहे थे, क से कावेरी, क से कर्नाटक, क से कोडागु। कावेरी ब्रह्मगिरी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसमें नदी कौन कौन सी है, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती, हेमावती, लोकापावनी, शिमसा, अर्कवती। उत्तर में कोलेरू और दक्षिण में कावेरी में बढ़ जाती है इसकी धारा। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसकी पवित्रता के लिए इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का चावल का कटोरा, और इसमें कृष्णा सागर जलाशय, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीप से होकर के बहती है। शिव समुद्रम जलप्रपात काफी फेमस था। अभी हम लोग पढ़े थे शिव समुद्रम, कहाँ पे पढ़े थे, ऊपर पढ़े थे, ठीक है। तो ये हो गया कावेरी नदी। अब आते हैं हम लोग पेन्नार में। पेन्नार यह कर्नाटक के कोलार जिले की नंदीतुर पहाड़ी से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अपवास क्षेत्र कृष्णा तथा कावेरी के मध्य में 55,213 वर्ग किलोमीटर है। गंडीकोटा के निकट यह गहरा खड्डा बनाती है। इसकी प्रमुख नदियां जय मंगली, कुंदेरू, सगीलेरू, चित्रावती, पापागनी और चेयार। पापागनी के नाम से कई बार आया है क्वेश्चन। पापागनी, प से पापागनी, प से पेन्नार, पेन्नार नंदी दुर्ग, ठीक है। न और न को थोड़ा सा जोड़ेंगे तो पेन्नार, और यहाँ नंदी दुर्ग पहाड़ी से ही निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा और कावेरी के मध्य में ये बहती है। देखिए 55,213 वर्ग किलोमीटर है। गंडीकोटा यानी कोडप्पा के निकट यह गहरा खड्डा बनाती है। सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नदी में जयमंगल, कुंदेरू, सगीलेरू, चित्रावती, पापागनी और चेयार। पेन्नार, चेयार, प पापागनी, प पेन्नार। चित्रावती, सगीलेरू, कुंदेरू, जयमंगली 3-4 बार पढ़ के अभी मैप में प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा। पलार नदी देखिए, पलार इसका उद्गम कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लारू जिले से होता है, नंदी पहाड़ी से होता है, और आंध्र प्रदेश की चित्तूर और तमिलनाडु के अर्काट जिले प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पलार नदी, पलार
वैगई, वैगई क्या है? यह नदी तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले में स्थित वर्षा नद पहाड़ी से निकलकर मदुरै, रामनाथपुरम आदि जिलों में प्रवाहित होते हुए मंडपम के पास पाक की खाड़ी में गिरती है और मदुरै इसी नदी के तट पर स्थित है। वैगई नदी के किनारे है मदुरै। मदुरै ताम्रपर्णी नदी यह तमिलनाडु राज्य की तिरुनेलवेली जनपद की प्रमुख नदी है। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी सह्याद्री में स्थित अगस्त मलाई पहाड़ी के ढालों में होता है और मन्नार की खाड़ी में गिरती है। ताम्रपर्णी नदी है त से ताम्रपर्णी, त से तमिलनाडु, त से तिरुनेलवेली। दक्षिण सह्याद्री में है अगस्त के महीने में ताम्रपर्णी अगस्त, थोड़ा जंग लग जाता है, बारिश होती है तो, है ना। अगस्त मलाई पहाड़ी ताम्रपर्णी के ढालों में होता है, ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है। उपर्युक्त नदियों के अलावा चंबल, बेतवा, सिंध, काली सिंध, केन, सोन, दामोदर इत्यादि नदियां भी प्रायद्वीपीय भाग से उद्गमित होती हैं। भले ये गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, लेकिन देखिए वहां से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। तो ये हो गया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। एक बार देखते हैं कौन कौन सी थी शुरू से। तो स्वर्ण रेखा झारखंड, ब्राह्मणी झारखंड, महानदी पता है आपको, गोदावरी महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली, कृष्णा नदी महाबलेश्वर, कावेरी ब्रह्मगिरी, और पेन्नार नंदीदुर्ग, पलार चिक्काबल्लापुर नंदी पहाड़ी, वैगई मदुरै, रामनाथपुरम मदुरै शहर यहीं बसा है, ताम्रपर्णी त से ताम्रपर्णी, तिरुनेलवेली तमिलनाडु, और अगस्त मलाई, अगस्त में तांबा उसमें वो होता है ना, जंग लग जाती है। तो अरब सागर में देखिए गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो नर्मदा का उद्गम छत्तीसगढ़ में मैकाल रेंज से हो रहा है, अमरकंटक पठार से, और 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई याद रखना है। जो कि नर्मदा अपने लिए भी रेलिवेंट है, तो 13-12 किलोमीटर है, और इसका वाह क्षेत्र लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर, 98,795 है, तो लगभग 1 लाख। देखिए नर्मदा एकमात्र नदी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक, एकमात्र नदी है। इसका जो है वो 1 लाख है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग, मतलब 98,795 है, 98,795 है, तो इसको हम 1 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग मान सकते हैं। और 1, 3, 1, 2, ठीक है, 1, 1 है, इधर 2, 3 है, तो 1, 3, 1, 2 इसका क्या है, लंबाई है। इसका डिटेल क्यों पढ़ रहे हैं, नर्मदा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उद्गम इसका मैकाल रेंज, अमरकंटक पठार, 1 लाख वर्ग किलोमीटर, 1, 3, 1, 2 किलोमीटर लंबाई है। एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र में इसका हिस्सा पड़ता है। सबसे कम देखिए महाराष्ट्र पड़ रहा है और सबसे ज्यादा एमपी में पड़ रहा है। अरब सागर गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ये। उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा। बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, बहुत ज्यादा। उत्तर में आपका विंध्याचल है और दक्षिण में आपके सतपुड़ा है, और इसी के बीच में बहती है नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी। ब्रज घाटी है और जबलपुर के निकट भेड़ा घाट के संगमरमर की चट्टानों में एक भव्य कंदरा कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, जहां इसका जल 23 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। नर्मदा का निचला भाग क्या है, नौगम्य है। यह भड़ौच के निकट ज्वार नदमुख द्वारा अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में गिरती है। ब्रज घाटी में प्रवाहित होने के कारण इसमें किसका अवसाद का अभाव होता है, इसलिए यह अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तवा, बरनेर, बड़ियार, दूधी, बरना, कुनार, माचक आदि नर्मदा की सहायक नदियां हैं। थोड़ा कठिन है, लेकिन तवा, बरनेर, बड़ियार, दूधी, हिन्ना, बरना, कुनार, माचक और नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ताप्ती देखिए यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई ये आता है एग्जाम में, मुल्ताई ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो मुल्ताई है, ये आ चुका है। बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। 724 किलोमीटर की लंबाई है। नर्मदा पड़े थे 1-1, ठीक है, क्या पड़े थे 1-2, 1-3, 12-13 है ना, 12-13 था कि 13-12 था, 13-12 था, सॉरी, है ना, 13-12 था। नर्मदा 1-1, 13-12, 1 लाख किलोमीटर इसका रेंज है, लगभग 1 लाख, ठीक है। तो ये था हमारा ताप्ती मुल्ताई सतपुड़ा श्रेणी। 724 किलोमीटर की लंबाई है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, खंबात की खाड़ी मिल जाती है। यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के मध्य ब्रज घाटी से होकर के बहती है। इसके देखिए 79% महाराष्ट्र में है, 15% मध्य प्रदेश में है और कुछ परसेंट गुजरात में है। इसकी प्रमुख सहायक पूर्णा नदी है और मुहाने पर सूरत नगर अक्सर पूछता है कि सूरत नगर किस नदी के किनारे है, तो यह है आपके ताप्ती। सूरत ताप्ती के किनारे है, उकाई जलाशय, कई बार प्रश्न में 1000 बार आया है उकाई जलाशय। उकाई जल विद्युत परियोजना यहाँ पे ताप्ती के ऊपर बनाई गई है। साबरमती 320 किलोमीटर लंबी है, राजस्थान के मेवाड़ पहाड़ियों से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। अहमदाबाद
नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर है और यह पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों में से तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो पहली हो गई नर्मदा, दूसरी हो गई ताप्ती, तीसरी हो गई साबरमती, चौथी देखिए माही। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से होता है। यह 553 किलोमीटर दूरी तय करने खमात की खाड़ी में जाकर के मिलती है। इसके अफवाह 34,842 किलोमीटर है। अफवाह 34,842 जो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान राज्यों में फैला हुआ है। सोम और जाखा में इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्या है, बस माही नदी का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है कि यह अरब सागर में मिलने वाली नदी है और राजस्थान में ये थोड़ा सा अंडरग्राउंड हो जाती है। वो लूनी नदी है जो अंडरग्राउंड होती है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है इसका क्षेत्र और धार जिले में विंध्याचल से इसका उद्गम होता है। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होने के पश्चात कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। सरस्वती, जवाई, सुखड़ी, लिरली, मिठड़ी, ये है। पुष्कर झील यहाँ इंपॉर्टेंट है। सरस्वती नदी का उद्गम पुष्कर झील से माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, लूनी नदी काफी महत्वपूर्ण है। लूनी, माही जो भी ना देखें इस ओर बह रही है, पश्चिम की ओर है ना, वो नदियां इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा ढाल के अगेंस्ट होता है भ्रंश घाटी में बहने के कारण। तो लूनी नदी में आपका ये पहला अरावली श्रेणी में है, दूसरा कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। फिर सरस्वती, जवाई, सुखड़ी, लिलड़ी, मिठड़ी नदियां लूनी की सहायक नदियां हैं और सरस्वती का उद्गम पुष्कर झील से होता है। ये सभी यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सरस्वती नदी की प्रामाणिकता देखिए 6 मई 2015 को हरियाणा के यमुनानगर जिले के मुगलवाली गांव में खुदाई के दौरान जल की धारा फूटने से प्राचीन सरस्वती नदी के अस्तित्व की जुड़ी तमाम किंवदंतियों और मिथकीय प्रसंगों का रहस्य खुलता प्रतीत होता है और इस नदी की प्रामाणिकता सिद्ध हो गई है। ठीक है, अब ये देखते हैं हम घग्गर नदी। यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समीप हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से निकलता है। इसकी कुल लंबाई 465 है। अम्बाला, पटियाला, हिसार जिलों से प्रवाहित होती है और राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ के समीप भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। झील देखेंगे एक बार, झील डायग्राम में भी देख लेते हैं। झील से काफी क्वेश्चन अब आते हैं और यूपीएससी में भी देखेंगे तो पुरानी झीलों से, रेणुका झील से ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये देखिए सबसे ऊपर है पेंगोंग सो झील। पेंगोंग सो झील है यहाँ पे लद्दाख में, और सो मोरारी झील। तो अगर आता है ये सूरज ताल, चंद्र ताल, ये भी देखिए प्रश्न आया हुआ है, यूपीएससी में आया था प्रीलिम्स में। नाको झील देखिए, नाको झील है। ठीक है, तो यहाँ पे वुलर झील, वुलर हमने पढ़ा था झेलम वाले में, झेलम यही विलीन हो जाती है। डल झील और जानसर झील ये सब जम्मू कश्मीर में है। वुलर, डल और जानसर ये सब कहाँ है, JNK में है। ठीक है, लद्दाख में दो देखते हैं, पेंगोंग सो झील है और सो मरारी है। अब हिमाचल प्रदेश जो है ना थोड़ा सा सुंदर स्टेट है, हिमाचल प्रदेश थोड़ा सुंदर, तो चांद सूरज सब यहीं मिलेंगे आपको। सूरज ताल, चंद्र ताल, नाको झील। ठीक है, सुंदर सुंदर जो है ना, सूरज, चंद्र, नाको, ये सब हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। लद्दाख थोड़ा स्ट्रांग है। अभी देखिए सोनम वांगचुक जी वाला केस चल रहा है। पेंगोंग सो झील और सो मोरारी झील पंजाब में, सूरज, चांद, नाको और रेणुका सब सुंदर सुंदर नाम है। देखिए एस्थेटिकली थोड़ा सा नाम से लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कोरिलेट करेंगे चांद, सूरज, नाको, रेणुका। ठीक है, फिर हम आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड भी देखिए बहुत सारी झील है यहाँ पे। इसमें है सात ताल झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील और नैनीताल, तालों में नैनीताल। ठीक है, सात ताल, भीमताल, मतलब तालों का ये प्रदेश है उत्तराखंड। सात ताल, भीमताल, रूपकुंड। अब रूपकुंड को हिमाचल में कंफ्यूज नहीं होना कि सुंदर है, तो ये है क्योंकि उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड रूप में और ज्यादा सुंदर है हिमाचल प्रदेश से। ऐसा रूपकुंड इधर है, नैनीताल का रूप बहुत सुंदर है, ऐसे करके थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। फिर आते हैं राजस्थान वाला काफी महत्वपूर्ण है। सांभर झील, पुष्कर झील। ठीक है, यहाँ पे सांभर झील खारे पानी का झील है राजस्थान में। पुष्कर झील है, नक्की झील है, राजमसंद झील है, देवर झील है, पंचभद्र झील है। ठीक है, स्टेट वाइज याद करेंगे तो याद हो जाएगा। सांभर, पुष्कर, नक्की, राजमसंद, देवर और पंचभद्र। ठीक है, ये राजस्थान से रिलेटेड है। आते हैं नीचे गुजरात में देखिए नल सरोवर है। महाराष्ट्र में लोनार झील, लोनार उल्का पिंड गिरा था वो वाला झील है। पोवई झील है और लोनार झील है। इधर MP में देखिए भोजताल, जिसके नाम पे भोपाल पड़ा है, भोपाल यानी भोजताल। तवा वोहर झील, तवा वहाँ पे नदी है। उड़ीसा में देखिए चिल्का झील है, उड़ीसा में महत्वपूर्ण है। तेलंगाना में हुसैन सागर और उस्मान सागर। कोलेरू यहाँ पे महत्वपूर्ण है आंध्र प्रदेश में।
पुलिकट जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, आधा आधा पड़ता है पुलिकट झील, ठीक है। तमिलनाडु में वीरानम और चेंबर मबक्कम, वीरानम चेंबर बक्कम। वेम्बनाथ झील कई बार प्रश्न आया है, केरल में है। अष्टमुदी, अष्टमुदी को कंफ्यूज करता है कि तमिलनाडु की केरल, तो अष्टमुदी, ठीक है, अष्टमुदी ये है केरल में। संस्थम कोट्टा, संस्थम कोट्टा, तो वेमनाथ, अष्टमुदी और सत्सम कोट्टा केरल याद रखना है, ये लाइन से है केरल। इसको तमिलनाडु में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। अगर एकदम कंफ्यूजन हो कि नहीं समझ में आ रहा है तो वेमनाथ, अष्टमुदी और संस्थम कोट्टा को केरल याद करिए, इसके अलावा बाकी तमिलनाडु में आ देंगे। वीरानम, चेंबरम बक्कम। पुलिकट याद रहता है, कोलेरू याद रहता है, हुसैन सागर, उस्मान सागर याद रहेगा। बाकी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आजकल झील पूछ रहा है। एक आपका लोकटक झील इधर मणिपुर में भी देख लेते हैं, छूट गया था, मणिपुर में है आपका, मणिपुर में लोकटक लेक है। इधर सोंगमो झील सिक्किम, सिक्किम से सोंगमो। तो ये प्रीलिम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, झील के बारे में कभी ना कभी पूछ ही लेता है, इसलिए इसको थोड़ा मैप से डिटेल से हम लोग देख लिए। अब आते हैं भारत की प्रमुख झीलें। ये जो हमने पढ़ा था सेम उसी को डिटेल में बता दिया है, तो एक बार रीड कर लें। वुलर झील जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित भारत की ताजे जल की बृहत्तम झील है, और वुलर झील झेलम निर्मित का निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। डल झील हिमालय निर्मित है, जो कि श्रीनगर में है, ताजे पानी की। ये दोनों ताजे पानी की झील है, वुलर झील भी और डल झील भी। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कहेंगे तो वुलर झील होगा, और डल झील जो है वो हिमालय निर्मित है, मतलब ग्लेशियर से निर्मित है, श्रीनगर में है। कई स्थानों में दलदल होने के कारण ये कम गहरी है। सांभर झील देखिए, राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, भारत की अंतःस्थलीय खारे पानी की बृहत्तम झील है सांभर झील। ढेबर उदयपुर में स्थित खारे जल की झील है, जो कि नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ढेबर झील। लोकटक देखिए, यह उत्तर पूर्वी राज्य में मणिपुर में स्थित है, मीठे पानी की झील है, जिस पर जल विद्युत केंद्र भी है, और यह झील विश्व में तैरती हुई द्वितीय झील है। केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी यहाँ पर है, लोकटक झील। चिल्का देखिए, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि भारत में खारे पानी की बृहत्तम लैगून झील है, और झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोलेरू देखिए, केबुल लामजाओ आता है नेशनल पार्क, कहाँ पे है, तो ये है आपका मणिपुर में। मणिपुर में क्या है, लोकटक झील है, तैरती हुई द्वीपीय झील है। चिल्का खारे पानी की बृहत्तम लैगून झील है, झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोलेरू कृष्णा गोदावरी डेल्टा देखे हम लोग। पुलिकट देखे, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में है, खारे जल की लैगून झील है, और इसका निर्माण समुद्र से बालू की भित्ति अलग होने से हुआ है। वेमनाथ अभी देखे, केरल में खारे जल की लैगून झील है, ये नहीं देखे थे, खारे जल की लैगून झील। और इसी झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण, वेमनाथ इंपॉर्टेंट, खारे जल की लैगून झील इंपॉर्टेंट, और वेलिंगटन द्वीप ये सब इंपॉर्टेंट। लोनार झील महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में स्थित ज्वालामुखी उल्कापात से निर्मित है, लोनार ज्वालामुखी उल्कापात से निर्मित, ठीक है। रेणुका झील, सुंदर सुंदर नाम पढ़े थे, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में ताजे जल की झील है, और चिड़ियाघर का लायन सफारी पार्क रेणुका। देखिए, रेणुका के पुत्र थे परशुराम, जो रेणुका नदी हमारे यहाँ है, तो रेणुका के पुत्र क्या थे, परशुराम, जो कि लायन के समान क्या थे, एकदम शेर के समान मजबूत, ठीक है। तो लायन सफारी पार्क को रेणुका झील से वो करिए, और हिमाचल प्रदेश से रिलेट करना है। रूपकुंड झील उत्तराखंड के मध्य हिमालय में से ताजे पानी की प्राकृतिक झील है, जो कि उत्तराखंड में है। सस्थम कोट्टा कोल्लम जिले में ताजे जल की बृहत्तम झील है। सतताल या सत्ताताल, यह है उत्तराखंड के कुमायूं प्रखंड में झीलम ताल नगर के निकट कई झीलों का समूह है, और जो प्रवासी पक्षियों हेतु स्वर्ग है। सूरज ताल, मैंने कहा सूरज चांद सब सुंदर सुंदर चीज कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचाला दर्रे के निकट स्थित ताजे जल की ये झील है। तवा बोहा झील मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी पर बांध बनाकर इसे निर्मित किया गया है। सोंगमो से सिक्किम गैंगटोक में है। अष्टमुदी कोल्लम जिले में स्थित है, यह केरल में है, और 8 शाखाएं हैं। रामसर समझौते के द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। भीमताल, यह उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित मीठे जल की झील है, और जिसके केंद्र में एक छोटा सा द्वीप भी है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हेतु यह प्रसिद्ध है। भीमताल उत्तराखंड, उत्तर की ओर क्या है, भीम जी है, ठीक है। भीमताल चेंबर मक्कम, ये तमिलनाडु में है, अडयार नदी के द्वारा उद्गमित होता है। पंचभद्रा झील राजस्थान में है, बाड़मेर जिले में खारे जल की झील है। वर्षा की कमी के कारण इस झील से नमक निकालने के काम में बाधा होती है, और प्रदूषण के कारण इसका क्षेत्रफल घटता जा रहा है। चो लामू झील यह सिक्किम के उत्तरी भाग में है, और तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। चो लहामू, तीस्ता चो लहामू, ठीक है। चोटी, ठीक है, चो लहामू और तीस्ता, ठीक है। सबसे ऊंची झील है, भारत की सबसे ऊंची झील है।
तो झील से आए दिन कुछ ना कुछ प्रश्न आता ही रहता है। ये सारे झील हो गए, ये हमने झील में मैप में देख लिया। ये सारी नदियाँ थी। प्रायद्वीपीय में पढ़े अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ पढ़े, और ऊपर पढ़े थे हम लोग हिमालय की जो नदी तंत्र हैं, जिसमें कि ब्रह्मपुत्र पढ़े थे, गंगा नदी तंत्र पढ़े और सिंधु नदी तंत्र पढ़े। ठीक है, रिवीजन मांगता है, लेकिन रिवीजन से ज़्यादा मैप, भूगोल कैसे पढ़ा जाता है ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ आप मैप खोलें और मैप से ही आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाए। तो इसके बाद एक बार थोड़ा सा मैप देखेंगे, एक छोटा सा वो बना करके। अभी इसमें देख रहे हैं, फिर मैं एटलस में दिखाऊंगी। देखिए, अभी हमने पढ़ा था घग्गर नदी देखिए यहाँ पे है। सांभर लेक पढ़ा था, खारे पानी की झील, और ये लूनी नदी है देखिए, साबरमती, माही। अभी हमने पढ़ा था कि पश्चिम की ओर कौन सी हैं बहने वाली नदियाँ। इधर देखिए चंबल है, चंबल सिंधु, काली, पार्वती इसकी सहायक नदी है। चंबल जाकर के कहाँ मिल जाती है, यमुना मिल जाती है। पश्चिम वाले में हमने नर्मदा पढ़ा, ताप्ती पढ़ा, माही पढ़ा, साबरमती, लूनी। ठीक है, इधर जब पढ़े थे ब्राह्मणी देखिए, महानदी। ठीक है, इधर दामोदर है, शोक, ये है बिहार का शोक, ये है पश्चिम बंगाल का शोक। ठीक है, बार बार मार्ग परिवर्तन करते हैं और असीमित हानि होती है बाढ़ आने से। फिर इधर गोदावरी देखिए, गोदावरी कहाँ से निकलती है, किसकी गोद में, त्र्यंबकेश्वर, शिवलिंग है त्र्यंबकेश्वर की गोद से गोदावरी। इधर पेन गंगा, वेन गंगा है ना, इधर इंद्रावती है, ये गोदावरी नदी यहाँ, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, ये कावेरी। थोड़ा और दक्षिण जाना होगा ना दक्षिण भारत के लिए। इधर भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, हंगरी, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। फिर पेन्नार बीच में बह रही थी। बकिंघम नहर आप लोग को याद होगा, एग्जाम में आया था, CGPSC में आया था। ठीक है, 2024 में। तो बकिंघम नहर जो है वो कहाँ है, तो देख लीजिए यहाँ पे कृष्णा नदी। और ये स्टेट कौन सा होगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा स्टेट होगा यहाँ पे, कर्नाटक होगा कि तमिलनाडु होगा कि आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, कोलेरू हो गया, बकिंघम हो गया, पुलिकट हो गया, कावेरी, इधर बेमंद लेक है, शरावती नदी है, वैगई है। तो ऐसे मैप से देखने से बहुत जल्दी याद होता है और दिमाग में मेमोरी बैठती है। तो ये था अफवाह तंत्र दोस्तों, ड्रेनेज सिस्टम में एक चीज और बच गया है, वो है एटलस। ठीक है, तो एटलस करेंगे, इसके बाद एटलस कर लेंगे तो ये पूरे तरीके से याद हो जाएगा। और नदियों के नाम बार बार पढ़ने से याद होते हैं, एक बार पढ़ने से याद नहीं होता, और मैप में देखने से और ज़्यादा दिमाग में बैठ जाता है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। नमस्कार, थैंक